मैं मोहन कुमार, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, धर्मशाला रोड, माहौरी मंडल, बरबीघा, शेखपुरा। वहाँ से वो संस्थान हम दरअसल इस्टेब्लिश मेरे बड़े भाई गुलशन सर किए हैं। बट 2014 से एक मैट्रिक एग्ज़ाम 8, 9, 10, 11, 12 उसी में से 2014 से तैयारी करवाते आ रहे हैं। और आज हम आपको एक कैंडिडेट से मैं रूबरू करवाता हूँ। विगत वर्ष 2021-22 का जो सेशन था उसमें 2022 में प्रिया कुमारी, जो कि शेखपुरा जिला की टॉप रैंक 1 रही है, जिला टॉपर रही है। आज हम उससे जानना चाहते हैं कि हमारे बैचेज में 100, 125, 150 बच्चे रहते हैं, राइट। उसमें से आखिरकार इसे क्या ऐसा लगा कि इसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर की है और 1 नंबर के कारण स्टेट टॉप 10 से चुकी है, 477 मार्क्स है। तो सबसे पहले तो प्रिया कुमारी, तुमको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि मेरे संस्थान में तुम मेरे संस्थान का नाम गौरव की है और इस पूरे इलाके, क्षेत्र और पूरे कहीं ना कहीं एक स्टेट में एक काफ़ी अच्छा हमें ओहदा दिए और अपने गार्जियन को भी काफ़ी अच्छा नाम दिए। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब हम इस प्रिया कुमारी से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बातें तो आप लोग बहुत बार सुनते रहेंगे। आज मैं इसका टीचर हूँ। आज हम इसकी बातें सुनते हैं और आज हम इससे खुद ही इंटरव्यू लेते हैं और ये मेरा भी इंटरव्यू ले सकती है, नो डाउट, राइट। तो मैं इससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेता हूँ कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 477 अंक प्राप्त किया है। ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान में मैं पढ़ी हूँ और मेरे स्कूल का नाम तैलिक बालिका +2 उच्च विद्यालय है। मेरी उम्र 15 साल है। और ये बताइए कि आप जब मेरे संस्थान में आप किस क्लास में एंट्री किए थे। मैंने भैया की कोचिंग में 8 क्लास से मैं पढ़ने आई थी। अच्छा, 8 क्लास से एंट्री की थी। yes. तो क्लास 8, 9, 10 तो 3 वर्ष पढ़ी है। ये 3 वर्ष पढ़ी है, थोड़ा पॉइंट भी नोटेड। ये 3 वर्ष इन्होंने हमारे यहाँ क्लास किया। मेरे संस्थान में तुमको 8, 9, 10 तीनों में, जहाँ तक हमें पता है और तुम्हें भी पता है कि मेरे यहाँ सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है और विशेषज्ञ टीचर रहते हैं, सभी टीचर्स रहते हैं। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा जब क्लास 10 था, चूँकि 10th का सिलेबस था, तो 10th में जब हमारा स्टार्टिंग क्लास था तो उस दरमियान मेरे यहाँ संस्थान का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कैसा रहा है, क्लास टाइमिंग, बैच टाइमिंग कैसा रहा है। ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर एक बहुत अच्छा कोचिंग संस्थान है जो आपको सारे विषयों की तैयारी करवाता है मैट्रिक बोर्ड के लिए। पहले जब मैं 10th क्लास में गई तो फिर हमारा कोचिंग क्लास होता था, 2 बजे रहता था क्लास, 1 घंटा या 2 घंटे की पढ़ाई होती थी। हमें फिर आदत धीरे धीरे सर ने डलवाई और फिर हमारे क्लास की टाइमिंग को बढ़ाया। फिर हमारे क्लास की टाइमिंग हो गई 3 से 5 और उसके बाद धीरे धीरे और हमारे टाइम, जैसे जैसे गर्मी बढ़ते गई हमारी क्लास की टाइम और बढ़ते चली गई। और जैसे फिर हमें सर ने 12 बजे बुलाना स्टार्ट किया और 12 बजे से लेकर हमें हमारे 5 बजे तक कोचिंग में पढ़ाई होती थी। अच्छा। बिल्कुल एक स्कूल टाइमिंग जैसा, लगता ही नहीं था कोचिंग जा रहे, लग रहा है जैसे स्कूल जा रहे हो। तब तो ऐसा कभी कभी तुम्हें सुनने को मिला होगा कि जो एक थोड़ा सा पॉइंट भी नोटेड है कि समझिएगा कि एक बर्ड बोल के गई है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ा वैसे वैसे टाइम बढ़ाना चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि गर्मी में बच्चों को ज़्यादा परेशान ना करें। तो इस पॉइंट पर तुम क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे अभी जो भी सुनेंगे आगे वो एग्ज़ाम्स का तैयारी करेंगे और जनरली बच्चे एग्ज़ाम्स के तैयारी में, एग्ज़ाम्स मान लो कि फरवरी में रहता है तो फरवरी के 3-4 महीने पहले बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन करते हैं। इसमें नो डाउट 10 घंटे, 12 घंटे गेस्ट पेपर है, एटम बम है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ टीचर का गेस्ट पेपर है, तो उस पर लगे रहते हैं। लेकिन हम या तुमने जो बोली अभी कि आप गर्मी के सेशन में, मतलब मीन्स अभी कहा जाए तो अभी जो चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस 5 महीने को लेकर के ही हम ज़्यादा क्लास लेते थे। तो उस समय तुम्हारा और तुम्हारे घर के गार्जियन और बाकी तुम्हें थोड़ा सा कैसा फील्स होता था, ये बताना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस 5 महीने को इग्नोर कर दे। इस 5 महीने का ताकत क्या है ये बताओ।
ये बहुत है, मैंने भी बहुत सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि बहुत लोग होते हैं सोचते हैं 10th क्लास में चले जाते हैं, वो शुरू में पढ़ाई नहीं करते, वो सोचते हैं अभी एग्जाम आने में बहुत टाइम है, फरवरी के या फिर दिसंबर से हम स्टार्टिंग करेंगे अपने पढ़ाई करना। मैंने बहुत गलत ये सोचा है। देखो मैंने जब मैं 10th में गई तो मैंने शुरू से ही अपना सिलेबस ऐसे रखा कि मेरे को लगता था अगले दिन मेरा एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं वैसे ही प्रिपरेशन करके चलती थी और इसका फ़ायदा मुझे बहुत मिला क्योंकि जब दिसंबर जनवरी आता है तो मैं सच बताती हूँ आपको पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा, एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और ये मेरे साथ हुआ बहुत 8th क्लास 9th क्लास में ऐसा होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसलिए मैंने 10th में मैंने अपने आप को संभाला और फिर जब मैं फिर 10th में सच में मैं इतना पूरा पढ़ लिया, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था, फिर भी दिसंबर जनवरी आने के बाद मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ जो पॉइंट छोटे छोटे मेन पॉइंट्स होते थे दिसंबर जनवरी फेब सिर्फ उसी को रिवीजन किया और वो मेरे को बहुत फ़ायदा किया है। अच्छा। और एक बात और, जैसे सर ने कहा कि गर्मी में बहुत स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना इग्नोर करते हैं, तो एक संस्कृत का श्लोक बोलूंगी, छात्राणाम अध्ययनम तपा। तो कुछ अगर बनना है तो उसके लिए संस्कृत का एक श्लोक फिर से बोला, जो कि संस्कृत विषय आजकल ऐसा हो गया हमारे कहीं ना कहीं, मैं इस माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाषा में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हिंदी से भी सबसे ज़्यादा पुराना प्राचीनतम संस्कृत रहा है, वेदों का भी रहा है। और संस्कृत बोलने से कितने लोग शर्म महसूस करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एक तमाचा पढ़ना जरूरी है। एक संस्कृत का क्या श्लोक बोली थी फिर से? छात्राणाम अध्ययनम तपः, कि छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है। छात्राणाम अध्ययनम तपः, तपः ना? हाँ अच्छा, जैसा संस्कृत की टीचर मेरे यहाँ हैं तो इस कारण। अच्छा, और उसका शब्दार्थ क्या हुआ? कि छात्रों के लिए अध्ययन ही करना तप है। छात्रों के लिए अध्ययन ही करना तप है। तो एक शायद यहाँ से ये हमें भी याद आ रहा है, एक मैंने कहानी पढ़ा था, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, है ना? रस्सी आवत हाँ ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे गर्मी में जो खासकर विरोध जो होता है कि बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, गर्मी का मौसम है, एग्जाम, एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, शायद मैं क्लास में भी चर्चा किया करता था, हम लोग का बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा कीवर्ड होता है ये, मतलब करेंगे ना, अभी बहुत समय है, एग्जाम आने वाला नहीं अभी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम्स के आने के पहले 90 से 100 दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं। वो रूटीन पे कभी कोई चल नहीं सकता, मैं खुद नहीं चल सकती, तो आपको क्या बोलूं, चलने रूटीन पे आप रूटीन बनाओगे, वो एक दिन चलेगा, फिर अगला दिन वो ये होने के क्रैश। वो एग्जाम के 7 दिन पहले वो जब रूटीन बनाते तो बड़ा एकदम वो जोश जुनून में रहते हैं, मतलब ऐसा उन्हें फील होता है कि हम कर ही लेंगे, लेकिन जब करने बैठे तो होता नहीं है। तो वो 1 से 2 घंटे बस होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं यदि टॉपर्स मार्क्स जो होता है वो महज एग्जाम्स के 2-3 महीने की बात नहीं होती है। आपको अभी से सोचना होगा, अभी तो 3-4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी आप समझ सकते हो, अभी से आप प्रिपरेशन ऐसे करना स्टार्ट करो कि बस कुछ ही महीने में आपका एग्जाम है, ऐसा मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है। तो वो अगर आप बहुत टाइम सोचोगे तो कल कर लेंगे, उस चक्कर में आपका कभी नहीं होगा। इसलिए आज अगर किसी चीज़ को याद करना है तो वो आज करो, डाउट्स क्लियर करने हैं तो वो आज ही क्लियर करो किसी भी। अगर आप आज डाउट क्लियर नहीं करोगे अपने, तो आगे वो आपका डाउट्स वो रह ही जाएगा, कभी वो क्लियर नहीं होगा। और अगर उस डाउट को क्लियर करने में आपको 1 दिन देना पड़े तो भी दो, उसको क्लियर करो, बस नहीं तो फिर आलस से तो 1 दिन टालते जाओ, बस वो फिर एग्जाम आ जाएगा। और आलस से तो हमें जहाँ तक याद है, मैं भी संस्कृत में पढ़ा था, आलस से संस्कृत में शायद तुम लोग को अलस कथा करके पढ़ना था, कहानी भी है ना? चलो कोई नहीं। तो हमने ये देखा इस बच्ची से कि प्रिया कुमारी से हम भी एक सीख ही रहे हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद रहता है कि एक शिक्षक अपने शिष्य से सीखना ही चाहिए, या एक शिक्षक अपने शिष्या से भी सीखना ही चाहिए, क्योंकि जब तक सीखने की नहीं रहेगी जिज्ञासा तब तक हम नया कुछ करना नहीं चाहेंगे। आप लोग भी ज़रूर सीखिए। तो हमने 2 पॉइंट पे क्लियरिफिकेशन कर लिया कि 12 महीना जो टाइमिंग मिलता है उसमें से प्रॉपर टाइम उस पर देना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस रहता है वो सिलेबस 12 महीने तक की रहती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो उस पर कोई इधर करना नहीं चाहिए कि हमें 3 महीना 4 महीने एग्जाम के पहले हो जाएगा।
पहली बात। 3-4 महीने आपको पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। हाँ। आपको इसलिए वो उस 3-4 महीने में सिर्फ रिवीजन करिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना और चाहिए। रिवीजन तब होगा जब आप उस आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट है, राइट। तो ये तो कंप्लीटेड है। अब हम आगे की ओर बढ़े। तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा कोचिंग टाइमिंग जब बढ़ाया गया, गर्मी के दिन बढ़ाए, तो उसमें से आगे हम लोग चलते गए, हमारा संस्थान आगे करता गया। तो मेरे संस्थान में मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे संस्थान में मैं मैथ और साइंस और हिंदी ये 3 विषय लेता हूँ, और संस्कृत के एक अलग शिक्षक हैं, और सामाजिक विज्ञान के भी अलग, और अंग्रेजी के भी अलग शिक्षक हैं। तो ये 4 टीम हमारा काम करता है। और इसके बाद आगे क्या काम करता है ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक टॉपर से यदि बताते हैं तो उनकी बातें कुछ अलग ही होगी, क्योंकि आज इनकी बातें में ताकत होगी, राइट। हमारी बातें तो सुनना ही सुनना है। तो ये बताइए कि जब जुलाई, अगस्त, सितंबर के करीब जाता है तो सिलेबस लगभग हम पिछले साल तो कोविड का दायरा था, तो 2 महीना लगता है, क्लोज भी रहा, राइट। तो सिलेबस हम कंप्लीट अप्रॉक्स किस मंथ में किए थे? सितंबर मंथ में आसपास कर दिए थे, राइट। तो सितंबर के बाद सितंबर मंथ में हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया था, अप्रॉक्स हो गया था, राइट। कुछ सब्जेक्ट का बचा हुआ था, कंप्लीट ही था, सेट स्टार्ट था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ माने एग्जाम के पहले था। तो उस 4 मंथ में आपने क्या किया, और उस 4 मंथ में हमारा संस्थान और मेरे द्वारा क्या प्रयास किया गया, और वो प्रयास आपके सफलता में क्या सहायता किया है, थोड़ा ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बताइए। हमारा ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर ने सारे सर ने हमारे सितंबर स्टार्टिंग में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो उसके बाद हमारा सेट स्टार्ट हुआ। सेट में हमारे सारे सब्जेक्ट के ओवरऑल होल बुक से आता था क्वेश्चंस, जिसमें सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते थे। हर एक भी दिन मिस नहीं होता था। टेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही अच्छा ये था, मतलब टेस्ट की शेड्यूल टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जिसके बाद फिर हमारा लगभग जनवरी फेब लास्ट, मेरे को याद है, मतलब एग्जाम से बस 5 दिन पहले हमारा टेस्ट बंद हुआ है। लास्ट एग्जाम से 5 दिन पहले, हाँ, लास्ट एग्जाम से 5 दिन पहले बंद हुआ है। हमारे लास्ट तक टेस्ट हमने दिए 4 महीना तक, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे हर टेस्ट का हमें कॉपी भी चेक होके मिलता था, जिससे हमें अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चलता था कि हमारे कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, हमें और कहाँ सुधार लाना है, या किस फील्ड में हमारा ठीक है, किसे और ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, इंक्रीज करना है। तो उसके बाद फिर मेरे को सबसे ज़्यादा टेस्ट का एक फ़ायदा हुआ, मैं बोर्ड एग्ज़ाम को बताती हूँ। हम लोग को मैथ के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइमिंग मिला, मतलब 3 घंटे। 1 मिनट में रुकना चाहता हूँ। ये पॉइंट दरअसल रिजल्ट जब आया था तो एक बच्चे ने शायद कहीं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, उसने भी ये पॉइंट को मेंशन किया कि फर्स्ट दिन एग्जाम में मैथ्स में हमारे क्लासरूम में क्वेश्चन देर से मिला, नहीं तो मैं स्टेट टॉपर होता है। जरा सा पॉइंट मेंशन ये करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं यदि ये वीडियो आगे तक आप लोग शेयर करते हैं तो थोड़ी सी इस बार एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ी सी गलतियाँ हुई है। ये हम नहीं, ये खुद ही कैंडिडेट बोल रही है मैथ्स पेपर के बारे में जो फर्स्ट दिन रहा है। और देखिए ये तो मेरे यहाँ लगभग टेस्ट का कमाल था और इतना प्रैक्टिस था, तब जा करके इसका अच्छा हुआ है। जिसका नहीं रहा होगा उसका स्थिति क्या रहा होगा। तो खैर आगे कंटिन्यू। मैं बता रही थी, हमारे फर्स्ट डे एग्जाम था, तो फर्स्ट डे पहले हम तो खुद प्रिपेयर नहीं थे कि हम लोग कैसे वहाँ फॉर्म भराते हैं, क्या रोल नंबर्स क्या भराते हैं। वो फर्स्ट डे था तो उसको हमने समझा पहले, तो फिर हमें क्वेश्चंस भी बहुत लेट हुए। पहले तो हमें सारे चीज़ फॉर्मेलिटीज़ करने में उसे टाइम लग गया, फिर हमें क्वेश्चन लेट से मिले। तो मैं बस सिर्फ 3 घंटे का पेपर मेरे को 1.5 घंटा करने का टाइम मिला। उसमें फिर जब 15 मिनट्स बाकी थे पेपर लेने में, तो मैंने 15 मिनट, राइट। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन एक भी टच नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 15 बनाने होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, मैथ को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो फिर सिर्फ 15 मिनट्स बाकी थे तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन सच में टच नहीं किया था। और फिर मैंने सिर्फ टीचर से 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया था और मैंने अपना पूरा 4 लॉन्ग क्वेश्चन से बनाया था। और वो सिर्फ भैया के टेस्ट के कारण हो पाया कि मैं इतना स्पीड में कर पाई, और मेरे मैथ्स में आज 98 मार्क्स आए। ये थोड़ी सी गलती हुई। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से गलतियां हुई है, ये मैं मानता हूँ। मैं सब सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेंटर में ऐसा हमें सुनने को मिला है। तो खैर हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का प्रैक्टिस इतना था कि लॉन्ग 15 मिनट्स में क्लियर कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दरअसल आपका टेस्ट जो है
आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा किया, और एक ऐसा फ़ायदा किया जहाँ पे इतिहास रचने से बस एक मार्क्स रहा। खैर कोई नहीं, तो ये चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप पूरे बिहार में 11वां स्थान आपका है, राइट, और इस पूरे से पूरा जिला में पहला स्थान है। तो 16 लाख विद्यार्थियों में 11वां स्थान है, तो ये कम उपलब्धियां नहीं हैं। हाँ, होता है कि कोई यदि मेहनत काफ़ी अच्छा करता है तो उसको लगता है कि हमें थोड़ा सा और मिलना चाहिए। तो हम इसमें ये तो क्लियर हो गया कि टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है ना। बहुत ज़रूरी है आपका राइटिंग स्किल को बढ़ाना। हैंड राइटिंग भी आपको बहुत सुधार होता है टेस्ट में देने से। आपको अपनी गलतियां कमियां पता चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको वो बोर्ड एग्जाम में फिर वो गलती याद आती है कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से भी वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो याद आता है कि वो मैंने उसमें गलती किया था, वो यहाँ पर मुझे नहीं करना है, वो सुधार आता है, वो आपका नंबर बढ़ाने में मदद करता है। टाइम मैंने सबसे बड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट नोटेड है। मैं ये देखिए एज अ इंटरव्यू ले रहा हूँ इसका, बट कहीं ना कहीं आप लोग को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये सेवा परमो धर्म, सेवा जितना हो सके जिस माध्यम से हो सके करें। क्योंकि अभी हम थोड़ा ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा बनाया जाए नेचुरली कि जो गलतियाँ सब लोगों से होती वो गलतियाँ नहीं हो, राइट। तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज से पहला चीज़ टाइम मैनेजमेंट होता है, इन्होंने बताया। दूसरा प्रैक्टिस होता है। तीसरा हैंड राइटिंग होता है। चौथा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, राइट। बिल्डअप होता है। मतलब ऐसा शायद लगा होगा बोर्ड एग्जाम। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो टेस्ट सीरीज कंप्लीटेड हो चुका, हमारे यहाँ क्लास कंप्लीट हो गई। तो एग्जाम्स के जब आपका एग्ज़ाम जितने तारीख को था, शायद 17 फरवरी से था ना एग्ज़ाम, तो 17 फरवरी के लगभग 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ संस्थान में क्लास आपकी लास्ट हुई थी। तो ये बताइए कि 5-6 दिन पहले क्लास लास्ट कर देने के बाद उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, एक बड़ा पॉइंट है कि कोई संस्थान आपको छोड़ देती है और आपका एक रूटीन डेली बंधा रहता है 365 डेज इंस्टीट्यूशन से। तो उस दरमियान आपका जो छूटा है और अगले 7 दिन एग्जाम है, क्योंकि उसी ड्यूरिंग में बहुत सारे डिमेरिट भी होती है, मिस्टेक भी होता है, राइट। क्योंकि 24/7 आवर उसके पास फ्री रहता है, अब उसे यूज करना होता है। तो ये ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम ज़रूर बताइए आप अपना स्ट्रेटजी कि वो जो एग्ज़ाम के पहले और संस्थान के छोड़ने के बाद का जो बीच का 1 सप्ताह मैंने दिया, कोई हो सकता है 1 महीना ले ले, राइट। तो उसके बीच आपने क्या किया था, वो 7 दिन एग्ज़ाम के पहले का, उसमें आपका क्या था स्ट्रेटजी? मैंने बताया कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आने लगता है आपको डर अंदर से लगने लगता है कि पता नहीं क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मुझे भी लगता था कि पता नहीं मेरे को याद भी रहेगा या नहीं उस समय जाने। फिर पैनिक नहीं हुई। उसके बाद मैंने एक डायरी बनाया था, एक छोटा डायरी, जिसमें ना सारे एग्जाम में जितने मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब मैंने लिखा था। और बस एग्जाम से 1 दिन पहले, ताकि मैं सिर्फ उसे रिवीजन करके जाऊँ, क्योंकि एक दिन में पूरा बुक कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो, जिसको आपको 365 डेज में करना था। तो वो छोटा सा डायरी में मैंने बस हर सब्जेक्ट का अलग अलग उसी डायरी में, तो मैं बस उस नोट्स पॉइंट्स को पढ़ती थी, ताकि वो जो भूल सकते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अक्सर होता है कि लोग बड़े बड़े चीज याद कर जाते हैं और छोटे छोटे चीज भूल जाते हैं। वही छोटी चीज बोर्ड एग्जाम में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उसका मार्क्स घट जाता है। सही बात। तो बस वही छोटे छोटे पॉइंट्स आप रिवीजन करते रहे, मैथ्स ज्यादातर सॉल्व करते रहे, और जो वीक पॉइंट्स है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें अपने। और न्यू चीज अच्छा पढ़ना चाहिए नहीं एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले, नहीं कभी मतलब नहीं। न्यू चीज पढ़ने से आपके मन में और डाउट्स आते हैं, जैसे कभी कभी होता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा ये सिलेबस भी ये छूट गया है, ये चैप्टर छूट गया है, ये छूट गया है। तो कहीं मतलब ऐसा ना हो कि 1 सप्ताह में वो पूरे सिलेबस जो छूट गया उसको कवर करने में लगे। ऐसा सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप जो पहले आपको जो आ रहा है वो भी आपको उसमें डाउट्स ले आओगे, और जो क्लियर कभी नहीं हो पाएगा वो आप एग्जाम टाइम में आपको कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि एक पेटी सेव है, एप्पल्स है, उसमें से 2 सेव सड़ा हुआ है और 2 सेव सड़े पूरे तरीके से सड़ गया। अब वो 2 सेव को यदि निकालना बेहतर होगा कि उसको छोड़ देना बेहतर होगा? छोड़ देना बेहतर होगा। तो नहीं, वो 2 सेव को निकालना वहाँ से बेहतर होगा, तब सारा सेव बच जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं
एग्जाम्स के पहले जो कैंडिडेट्स के मन में ये निगेटिव थॉट रहता है कि हमारा ये सिलेबस छूट गया है और ये चीज़ छूट गया है, तो ये निगेटिव को हमको लगता है हटा करके पॉजिटिव को ज़्यादा अपनाना चाहिए, है ना? अपनाना चाहिए। अच्छा अच्छा। मैं बस यही कहूंगी कि जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा है, आप सोचो कि मैंने जो पढ़ा है बस उसी से एग्जाम में आने वाला है और कुछ अलग नहीं सही आएगा। बात सही बात सही बात। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा। हाँ, जब खुद के पढ़े हुए पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट में आने वाले बुक्स और गेस्ट पेपर और संस्थान का ही उस पर हम कॉन्फिडेंस कैसे करें? मैं गेस्ट पेपर आपको लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड ने पहले एक साल पहले पूरा गेस्ट पेपर दे दिया आपके हाथ में कि आप वो बुक पढ़ो, आपको उसी से क्वेश्चन आने वाला है। सही बात है। उससे बाहर तो आने वाला ही नहीं इसका है। मतलब गेस्ट पेपर, बिहार सरकार के गेस्ट पेपर कहने का अर्थ हुआ मॉडल पेपर जो निकालता है उसकी बात ही नहीं कर रही है, ये बात कर रही है कि सिलेबस आपको एक साल पहले दे चुका है और उसमें उसी सिलेबस में आपको आना है, उसी सिलेबस में डूब जाओ, राइट है ना? चलिए, तो ये तो है एग्जाम के पहले का आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है। यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से या प्रश्न में नंबर दे दूंगा, उसके माध्यम से या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नो डाउट। 24/24/7 आवर एकदम बिल्कुल फ्री है ना? हाँ, क्लास लेते समय नहीं कर सकते लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा। अब आगे क्या है कि तुम जब एग्जाम्स के पहले प्रिपेयर्ड हो गई पूरी तरीके से, एग्जाम्स फर्स्ट डे एग्जाम्स कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ था, राइट? हाँ, मैथ्स था। एग्ज़ाम्स दिन यहाँ से एग्ज़ाम्स डे यहाँ से निकली होगी, एग्ज़ाम सेंटर गई होगी, तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ होगा। फर्स्ट, चूँकि लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अभी होता है, पहले तो 8-9 का बोर्ड होता था बट अब तो हटा दिया गया है। तो उस एग्ज़ाम्स डे, फर्स्ट डे जो एग्ज़ाम है उसका एक्साइटमेंट तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। एक्साइटमेंट था या डर था? एक्साइटमेंट था, मेरे को डर नहीं Confirm? था, एकदम एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट क्यों था, डर क्यों नहीं था? एग्जाम से तो डरता है सब। एक्साइटमेंट था क्योंकि मैंने पूरा एक साल मेहनत किया, वो मुझे आगे जाकर उस 3 घंटे में परफॉर्म करके आना है 365 डेज का, तो मैं क्यों नर्वस हूँ? अगर नर्वस हो जाऊंगी तो वो खराब जाएगा, तो मैं एक साल पढ़ा हुआ मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, मैंने एक्साइटमेंट एक एडवेंचर टाइप का लिया कि मैं इसे एंजॉय करूँ एग्जाम को। क्या बात है, एक बड़ा पॉइंट है एकदम। हंसते खेलते कूदते रहो लेकिन कभी भी टेंशन में किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो, ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जान रहे हो और आप लोग भी जानिएगा, राइट? एकदम मज़े में जाइए। अब इतने ही मज़े में नहीं, खुशी में जाइए कि जो भी जानकारी हो भूल जाना है। एक बहुत बड़ा बात है कि आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे कि आपको बोलेंगे देखो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो सबसे बिल्कुल दूर रहो। आप बस ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा है वही आने वाला है अंदर, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपको बिहार बोर्ड देने नहीं वाला है। तो आप अंदर जाओगे, क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है थोड़ी देर में, तो पहले क्वेश्चन देखे करोगे क्या? वो पहले आप वो क्वेश्चन हार्ड रहेगा, वो नर्वस हो जाओगे। हमें पता चला तुम्हारे एग्जाम सेंटर से, वहाँ पे कुछ गार्डिंग कर रहे थे टीचर्स, हमें पता चला कि ये लड़की एग्जाम सेंटर में सबसे पहले एंट्री कर जाती थी। 9 कितना बजे एंट्री था? जैसे 9:15 में होता था, मैं पहुँचती थी 8:50 में। हाँ, एंटर कर जाती थी। मतलब पहुँचने के बाद जस्ट ये एंट्री कर जाती थी। और बाकी लोगों का क्या मानसिकता है वो तो बता ही दिए। हाँ, एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्जाम सेंटर पर जाने के पहले आप ये सब भ्रांतियों से बिल्कुल दूर रहें। भ्रांतियाँ ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कर लो, ये कर लो, चीट कर लो, ये से कर लो, इस सबसे कोई फायदा नहीं है। फिर आप जो भी पढ़े हो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो भी क्लियर, वहाँ से एकदम पूरा क्लीन भूल जाएंगे, लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। जब आप एग्जाम सेंटर में गई, क्वेश्चन पेपर आपको मिला, राइट? तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद चूँकि एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि वो वही बता सकता है जो एग्ज़ाम दिया है। और मैं तो आज से 10 साल पहले एग्ज़ाम दिया हूँ, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बहुत सारे चेंज हुए हैं, रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है। हम लोग के समय रूल रेगुलेशन कुछ और था, अभी कुछ और है ना? तो आप ये बताइए कि जब एग्ज़ाम में आप जब एंट्री की और एग्ज़ाम से कॉपी बट गया, आंसर शीट बट गया, तो क्वेश्चंस देखने के बाद, ठीक है, व्यवस्था में क्या हुआ उससे भी कोई कम नहीं है, क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कैसा एक्सप्रेशन हुआ? क्योंकि 2 ही चीज़ होता है, क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसा होता है कि या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है कि मुझे बहुत आता है, और या तो लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो उस दोनों मोमेंट में आप किस मोमेंट में थे और खुद को कैसे बैलेंस किए? ज़्यादा खुशी भी खतरनाक होता है, ज़्यादा दुख भी खतरनाक होता है। सही। तो अपने आप को बस सामान्य रखो, नॉर्मल रखो। अगर बहुत बार बोर्ड ऐसा करता है कि आपको पैनिक करने के लिए पहले में हार्ड क्वेश्चन देता है,
तो ताकि स्टूडेंट पैनिक हो जाए और उससे आगे जाके वो गलती करे। लेकिन ऐसा नहीं करना। अब सोचो आगे आगे और भी क्वेश्चन बाकी, तो आप उसे पलट के देखो, शायद उससे इजी क्वेश्चंस मिले। अब हार्ड क्वेश्चन देख के पहले उसमें और टाइम अब क्यों तो दे अब रहे अब तो हो? ऑप्शनल कर चुका है। अब तो ऑप्शनल कर अब तो चुका है, ऑप्शनल तो और कर भी चुका है, टाइम अब तो और बोर्ड एग्जाम के द्वारा इजी हो चुका है। बहुत इजी हो चुका है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो सेट मिला आपको, शायद उसमें पहले हार्ड क्वेश्चन हो, हाँ। तो उसे पैनिक मत करो। अब पीछे पलट के सारे क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन जैसे मिले पूरा क्वेश्चन रीड करो। ये मत देखो कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। पहले सारा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कि हाँ क्वेश्चन तो अच्छा कहीं ना था। कहीं जो क्वेश्चन पेपर पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता तो सब है पढ़ना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। जरूर पढ़ना हमें चाहिए। लगता है कि एक टॉपर का सबसे बड़ा रणनीति इंस्ट्रक्शन होता है, राइट? बहुत बड़ा होता है, क्योंकि क्योंकि उसका- बहुत बार होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरे पास साथ हुआ था भैया के टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट था सेट का, एसएसटी का एग्जाम था। मैं उसमें 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनाने थे। अच्छा। अब मैंने देखा नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन बनाया, मेरा 2 मार्क्स कट गया शॉर्ट में। मैंने अच्छा। इंस्ट्रक्शन, मैंने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सबका इंस्ट्रक्शन पढ़ा और उसमें 2-2 क्वेश्चन बनाने के थे, और मेरे को लगा आगे ज्योग्राफी में भी 2 ही क्वेश्चन बनाने का है, और मैंने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं और मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया। तो इससे मुझे बहुत बड़ा सीख मिला। तो टेस्ट का आप फायदा देख सकते हो यहाँ भी कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। बोर्ड में बहुत बार होता इंस्ट्रक्शन है जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। बदल सकता है कि आपको इसमें 2 बनाना है, 1 बनाना है, तो मैं मार्क्स कट सकते हो इसमें। हाँ, इंस्ट्रक्शन जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स आप कोई भी एग्जाम्स दीजिए, 10 हो 12 हो, आप कंपटीशन दीजिए, बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, कोई भी एग्जाम्स दीजिए, उसके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। और जहाँ तक हमें ज्ञात है और आप भी ने भी पढ़ा होगा कि इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट लिखा हुआ रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में शब्द में उत्तर उत्तर दें। दें। ये जरूरी है, ये पॉइंट ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के प्रति जानते हैं और टीचर्स मतलब जैसे मैंने आपको आंसर बताया किसी भी चीज़ का, तो उसको अपने शब्दों में उत्तर देना कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीजमेंट करता है या नहीं करता है, या हूबहू लिखना इंक्रीजमेंट करता है। अगर आप रट के जाओगे तो आपके वो लिमिट वर्ड्स होंगे, आपको उसके आगे आप सोच के भी नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ने तो यही बस बताया था, आपके उसके आगे थॉट्स आएंगे नहीं। लेकिन अगर जहाँ आप अपने मन से सोचना शुरू करोगे तो आप 50 वर्ड्स में आंसर देना, आप उसको 60-70 वर्ड्स में भी ले जा सकते हो। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कॉपी चेक करने वालों को एक अट्रैक्टिव होता है, उसे एहसास हो जाता है कि ये बुक्स लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, अपने शब्दों में उत्तर देना वही विद्यार्थी दे सकता है जो सिलेबस कॉन्फिडेंस के साथ उसको अच्छे से पढ़ा है, राइट? और बुक को भी रीडिंग बुक को भी रीडिंग किया है, बुक का एक एक टर्म देखा है ना? तो ये चीज़ है। तो और दूसरा इंस्ट्रक्शन एक और चीज़ होता है कि 15 मिनट प्रश्न पर जो शायद आप लोग को भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो एग्जाम्स टाइमिंग होता है जो 100 मार्क्स का होता है विदाउट प्रैक्टिकल, एज फॉर एग्जाम्पल मैथ, राइट? 3 आवर 15 मिनट होता है ना? तो 15 मिनट्स में, चलो 15 मिनट्स टाइम नहीं क्वेश्चन पेपर पढ़ने दिया, तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट्स देना चाहिए क्वेश्चन। क्यों देना चाहिए? आखिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग में पढ़ना एक बहुत ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है 5 मिनट मेरा ये बर्बाद हो रहा हो, ये भी तो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट बनाना चालू क्यों नहीं करना चाहिए? आप सोचोगे कि पहले कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो तुरंत क्वेश्चन मिलता नहीं है बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर आप उस स्टूडेंट के अलावा आप अपने से 5 मिनट्स क्वेश्चन पढ़ने में दे रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ जो वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया पहले ही बनाना, वो 3 नंबर्स तक पहुंचा। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप उससे ज़्यादा जल्दी बनाओगे क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने पर क्या एहसास होता है? एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर कि हाँ मैंने जो पढ़ा है सिर्फ उसी से आया है, उससे बाहर नहीं आया है। और कहीं ना कहीं जो मतलब कॉन्फिडेंस जो एक स्ट्रेटजी बन जाती है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा मुझे आ रहा है, किसी में ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगी, और कौन सा मुझे छोड़ देना है। जहाँ तक है कि ऑप्शनल है, मतलब कि इतना इतना बनाना है, तो हमारा माइंडसेट भी हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कई बार लिखा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देना है। तो देखिए, एग्जाम जो आपका पेपर क्वेश्चन पेपर रहता है उसका इंस्ट्रक्शन आप जरूर फॉलो कीजिए, ये बहुत नेसेसरी। दो तो जरूर है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, और दूसरा आपका है 15 मिनट जो समय दिया था पढ़ने का, कम से कम 5 से 10 मिनट आप समय दीजिए। प्रैक्टिस है तो, राइट? तो ये तो हो गया, एग्जाम में आपने बैठा काफ़ी अच्छा किए, उसका तो रिजल्ट मिल चुका है, तो बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक अच्छे लिखेंगे नहीं तो होगा नहीं। और मज़े की बात यूँ है कि इस बच्ची को स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, हमारे संस्थान से 5 बच्चों को बुलाया गया। मैं धीरे धीरे सभी से इंटरव्यू लेकर के मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, राइट?
तो आपको ये पता तो नहीं था, जैसे आपने एग्ज़ाम्स सारे विषय का दे दिया, एग्ज़ाम्स देने के बाद लगा नहीं कि हम थोड़ा राजगीर घूम लें, बिहार का पर्यटन घूम लें, तो कोलकाता चले जाएं, तो फिर क्या कहता है फैमिली के यहाँ घूम लें, क्योंकि बहुत समय है, मज़े ले करना है, क्या टेंशन लेना है। ऐसा हो तो चूँकि 365 दिन तो हम पूरा तुमको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाए ही हैं, तो ऐसा तो मोमेंट आया होगा, फैमिली से ही मोमेंट तुम्हें आया होगा कि चलो भाई अब यहाँ चलते हैं, घूम फिर लेते हैं, तो घूमना चाहिए ना। तो आप उसके बाद क्या किए थे, एग्जाम्स देने के बाद और रिजल्ट आने के पहले का मोमेंट आपका क्या था, क्या स्टडी था उसमें? पहले एग्ज़ाम गया, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं स्टेट टॉपर में ज़रूर आऊँगी। वाह। तो फिर इसलिए मेरे को सब फैमिली में मेरा अहमदाबाद जाने का ट्रिप भी था, पर मैंने कैंसिल करवा दिया। हाँ, अरे वाह, क्या बात। पर मैंने कैंसिल करवा दिया कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे, उससे पहले कहीं नहीं गजब का जाएंगे। स्टूडेंट है। हमें तो भी मुंबई जाने का ट्रिप मिले तो मैं चले जाऊंगा। क्या है, देखो भाई, ये जो क्या बात बोली थी, तप ना, स्टूडेंट जो एग्जाम्स दे दी उसके बाद भी एक जो है अभी इसका लगा हुआ है कि जब तक रिजल्ट नहीं तब तक अहमदाबाद नहीं। वाह, क्या बात है। तो ट्रिप को कैंसिल कर दी, और कैंसिल की तो फिर घर में बैठ करके क्या कर रही थी? उसके बाद फिर अपने स्किल्स होते हैं, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डांस क्लास अरे वाह। ये देखो, अपना डांस time क्लास spend करने के मतलब लिए। इसका एक हॉबी था डांस करने का, और ये एग्जाम्स देने के बाद ये क्या की उसमें, मतलब डांस क्लास चलाए थे, डांस क्लास चलाई थी, सिखाया। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास चलाई। अच्छा, हमको जानकारी देना चाहिए, जानकारी दी थी हमको क्या? हाँ, ओह, बैनर भी अच्छा ये किए थे। अच्छा, मतलब ऑनलाइन क्लास डांस चालू की, तो मतलब एक माइंड फ्रेश, मूड फ्रेश करने के लिए, है ना? तो उससे आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स भी बहुत बढ़ते हैं, आपको दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे मतलब करना एग्जाम है। देने के बाद तुमको एंजॉय नहीं दिखा? नहीं, मतलब कुछ ना कुछ सीखने जिज्ञासा है। चलो, कहीं अच्छा है कि एक हॉबी का कुछ पार्ट जो है ये कुछ दिनों एग्जाम्स के बाद अपना की है। तो रिजल्ट के पहले तक कंटिन्यू तुम डांस ऑनलाइन क्लास सिखाते रहे या कुछ और हुआ था? वर्कशॉप चलाया था, थोड़ा दिन का चलाया, 10 to 12 डेज का मेरा वर्कशॉप था। उसके बाद फिर मैं उसके बाद रिजल्ट फिर आने, उसके बाद ही मुझे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मुझे लगा कि अब मुझे कॉल अगर आएगा तो मैं फिर वहाँ कैसे इंटरव्यू दूंगी। अच्छा, तुम्हें एग्जाम्स देने के बाद पता था कि वेरिफिकेशन में तुम्हें बुलाया जाएगा? कॉन्फिडेंस था कि Confidence था। आएगा, कॉल जरूर आएगा, इतना अच्छा। अच्छा एग्जाम गया है। मतलब इसे जरूर था। इसे इसे पता था कि हम स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में जाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस था नहीं? Yes. अच्छा, तो कॉन्फिडेंस था, तो उस दरमियान तुमने क्या क्या किया उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन के मेरा लिए? जैसे वर्कशॉप क्लास खत्म हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि मैं वहाँ जाके अच्छा कर पाऊँ। भले कॉल नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ जाएगा तो फिर मैं उस दिन अचानक क्या कर पाऊंगी। सही बात। इसलिए मैंने उसके बाद से टॉपर्स के सारे यूट्यूब से बहुत 5-6 साल के टॉपर्स से इंटरव्यू के वीडियोस देखना स्टार्ट किए कि आखिर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, अपने इंट्रोडक्शन के स्किल्स को बढ़ाया। उसके बाद टॉपर्स के सारे सवालों को किया कि कैसे कैसे सिलेबस से सवाल पूछे जाते हैं या बाहर से पूछे जाते हैं या हार्ड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, ऐसे करके अपना माइंड को प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर अपने सिलेबस को एक एक दिन, मतलब हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले से तो पूरा पढ़ा हुआ था, तो अब ज़्यादा टाइम लगता नहीं पढ़ने के लिए। तो बस एक दिन बैठे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए थोड़ा सा पढ़ लिए, राइटर्स नेम लिखा हुआ ही था डायरी में, वो एक दिन पढ़ के सो गए, रात में मैथ्स के फॉर्मूला थोड़े से रिवीजन कर लिए, बस। मतलब बैठी नहीं रही। अच्छा, स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में एक तुमको बोर्ड से कॉल आया होगा, है ना? तो जिस दिन कॉल आया होगा, तो कॉल आने के वक्त की जो खुशी है वो आप ज़रूर फीलिंग करें कि उस समय कैसा फीलिंग्स हुआ होगा वहाँ जब कॉल आया होगा आपको। तो जब कॉल आया था तो मैंने कॉल नहीं उठाया था, मेरी मम्मी ने उठाया था। तो मेरी मम्मी बताई, जैसे वो बोला कि मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी बोल ही कुछ नहीं पा रही थी, फिर इतना ज़्यादा खुशी हो गया था। फिर मम्मी बोली तो हमको खुद इतना खुशी हो गया, फिर हम भगवान जी के आगे गए थे, मंदिर गए थे, फिर अपने घर में ही हाथ जोड़े। उसके बाद सबसे पहले पापा भी वहीं थे, पापा को पता चल गया, फिर पापा का पैर ये आशीर्वाद लिए। उसके बाद दीदी ऊपर बैठ के पढ़ाई कर रही थी रूम में, तो हम सबसे पहले उसको आके बताए कॉल आया। चलो, बहुत बड़ा सीख दे रही है हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की एक कितनी बड़ी खुशबू है। ये देखो, मतलब एक जब कॉल आता है तो एकदम सर्वप्रथम माँ, पिताजी, बड़ी बहन
और सभी से आशीर्वाद लेना, उसके बाद फिर आपको भगवान जी से मिलना, और उसके बाद हमें भी कॉल आया है, राइट। हमें तो जहाँ तक हमें पता है कि स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इसके पहले एक विद्यार्थी का और कॉल आया हुआ था। उस दिन हम मुंबई से आए ही थे घूम करके, तो उसी समय इसको हमने कॉल किया। तो थोड़ा सा वो जब फीलिंग्स बताना, मैंने इसकी एक फ्रेंड है, मैं उससे अगले एक वीडियो मिलवाऊंगा, शिवानी कुमारी से। तो हमने बताया कि अरे तुमको बोर्ड ऑफिस से कॉल आया है, शिवानी कुमारी को आया है। और शिवानी कुमारी का एग्जाम से इससे थोड़ा सा खराब गया, ज़्यादा खराब नहीं गया था, 2-3 नंबर का गलत था। इसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं, एक भी शॉर्ट गलत नहीं था, एक भी लॉन्ग गलत नहीं था। अब टॉपर वेरिफिकेशन में क्या हुआ, मैं उसकी चर्चा आगे करता हूँ। तो उस दरमियान हमने इसको कॉल किया था, उस समय इसको पता नहीं था। कॉल किए तो लगता है कॉल कट किया, उसके बाद लगता है BRS मीडिया में से मुझसे कॉल आया, नहीं ऐसा हुआ था। तो चलो हमें तो पता चला, चलो अच्छी बात है। अब कॉल आया, एक्साइटमेंट हुआ, और शायद टॉपर वेरिफिकेशन कॉल 24 आवर बिफोर आता है, 24 घंटा पहले आता है। मेरे मतलब को 3 दिन पहले आया था। 3 दिन, 2 दिन, दो शायद दिन, हाँ, 2 दिन 2 दिन पहले होगा, पहले, है ना। हाँ, 2 दिन। जैसे नाइट में कॉल आया होगा, हाँ। तो वही 24 आवर, उसके बाद तो फिर अगला दिन निकलना तुमको होगा। हाँ। तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन कब था? 27 मार्च। 27 मार्च, 27 मार्च को था, है ना। टाइमिंग क्या था? 27 मार्च नहीं, मतलब टाइमिंग टाइमिंग है 10 बजे रिपोर्टिंग। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, BRS एग्जामिनेशन को। तो आप वहाँ गए, और वहाँ गए तो वहाँ का थोड़ा सा टॉपर वेरिफिकेशन में जैसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अभी बच्चे 10th एग्जाम्स दे रहे होंगे तो उन्हें तो पता नहीं है, क्योंकि वो तो टॉप करेंगे तब ना जाएंगे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो जिनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, तो आप एक विस्तार पूर्वक ये बताइए कि टॉपर वेरिफिकेशन में जब आप गए और वहाँ से जाने के बाद और अंत तक में आपको कितने देर तक इंटरव्यू हुआ, और कुछ अप्रॉक्स क्वेश्चन जो याद होंगे उसको रिकॉल करके आप थोड़ा सा ज़रूर बता दीजिए। मेरे को 27 मार्च को जाना था, तो फिर मैं उसी सेम डे निकली थी यहाँ से। फिर मैं वहाँ 8 बजे के अप्रॉक्स पहुँच गई थी पटना। फिर मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में गई अंदर। वहाँ 10 o'clock में ही एंट्री होना स्टार्ट हुआ था। तब तक हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल जैसा कर रहे थे, कि लगे नहीं कि कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये 1 साल की मेहनत के बाद ये दिन आया था। तो उसको कैसे अच्छा करना था ताकि आगे मेरा रिजल्ट बेहतर हो, ये नहीं कि खराब हो जाए उसे एक दिन के चलते। मैं इतना 365 दिन का मेहनत को मुझे और बस एक अंतिम सीढ़ी समझ सकते हैं रिजल्ट के लिए, बस उसको पार करना था। तो फिर वहाँ गई, 10 बजे मेरा एंट्री हुआ। वहाँ पर हमें बुलाया गया, एक रूम में बैठाया गया सभी स्टूडेंट्स को, जितने को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। फिर हमारे रजिस्ट्रेशन होना स्कूल कोड के अनुसार स्टार्ट हुआ। मेरा रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था, इसलिए मैं इंटरव्यू पहले ही हो गया। तो फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने गई, मैं सोचा कि मैं शुरू में इंटरव्यू दे देती हूँ ताकि माइंड फ्रेश रहेगा, ज़्यादा थकावट नहीं होगी, या फिर माइंड में फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो उसके बाद फिर हमें नीचे बुलाया गया, एक फ्लोर नीचे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फिर हमारा फिर से एक बार और रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे से बस कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि इंट्रोडक्शन से पहले कि आपका स्कूल का नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके वेरिफिकेशन के लिए कि आप वही स्टूडेंट हो ना, आप जानते हो अपने बारे में। तो उसके बाद फिर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया दोबारा। उसके बाद फिर हमारे इंटरव्यू के लिए हमारे इंटरव्यू के रूम के सामने चेयर्स लगे हुए थे, उसमें हमें बैठाया गया। उसके बाद मेरा टर्न आया। उसके बाद मुझे इंटरव्यू वाले रूम में बुलाया गया। वहाँ भी मेरे से कुछ फॉर्म्स फिलअप करवाए गए जनरल, इसके लिए जनरल मेरे बारे में सारी चीज़ थे, आपका पूरा डिटेल होगा। यस। तो उसके बाद सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेबल बने हुए थे। हमें जो भी टेबल खाली होता था उसमें बस सब्जेक्ट देखना नहीं था, बस जो भी टेबल खाली उसमें चले जाना था। पर सब्जेक्ट पर कितने टीचर रहते थे? मिनिमम 5 रहते थे, नहीं मैक्सिमम 6 है। मैक्सिमम 6-7, तो कहीं ना कहीं 6 विषय था, तो 6 × 5 30 टीचर के अप्रॉक्स हो गए। बहुत अच्छा, तो 5 जो टीचर्स बैठे हुए रहते थे, तो पर विषय पे आपको 5 टीचर मिल करके क्वेश्चन पूछते थे या सिंगल? एक क्वेश्चन, जैसे हर एक टेबल के आगे
टीचर्स बैठे हुए हैं, हर एक टीचर के आगे एक चेयर लगा हुआ होता था। अच्छा। और वो एक टीचर से वो एक स्टूडेंट से सवाल पूछते थे। तो क्वेश्चन लिमिटेशन होता था क्या? नहीं, क्वेश्चन कोई लिमिटेशन नहीं होता था। वो आपसे एक सवाल भी पूछ के ये कर सकते हैं, आपको अच्छा, रिमार्क दे सकते हैं, और नहीं तो आपसे 7 to 8 सवाल भी पूछ सकते हैं। तो वो डिपेंडेंट करता था कि आप टीचर्स के मन पे। टीचर्स के मन पे और या आप कैसा जवाब दे रहे हो, कैसा जवाब दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली सही दे बात है, रहे हो सही या बात है। नहीं, उस पे मतलब कि डिपेंड करता था। यदि अच्छा जवाब दे रहा है तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाते थे, और अगर किसी में अटक गए तो वो एक सवाल या 2 सवाल हाँ, पूछ दूसरा के करके उसको स्किप करके आगे निकालते थे, है ना? हाँ। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि किस विषय में क्वेश्चनिंग रहा है? सबसे ज्यादा साइंस। साइंस में रहा है। अप्रॉक्स लगभग क्वेश्चन 8 से 9। 8 से 9। कुछ क्वेश्चंस याद है क्या? सारे क्वेश्चंस याद है। मुझसे पहले मैं चेयर पे बैठी भी नहीं थी, उससे पहले ही मुझसे पूछ दिया गया कि इससे अपवर्तन का नियम लिखवाइए। तो अच्छा, फिर लिखने बोला था, हाँ। अपवर्तन का नियम? उसके बाद फिर जब मैं बैठी तो टीचर ने बोला कि आप अपवर्तन का नियम को लिखिए मत, उसके फिगर से समझा के दिखाइए। बाय फिगर? यस। तो फिर मैंने उसे फिगर से समझा दिया बहुत अच्छे से। जो साइंस के टीचर इतने अच्छे मोड मैंने हमें बताया था, तो बता दिया। वो दोनों पिक्चर दे दी होगी ना? यस। सगन से बिलर, सगन से बिलर, बिलर से अच्छा। सगन। बाय पिक्चरिंग बनाने तुमको कॉपी पर देता था क्या? हाँ, अब वो हर स्टूडेंट का एक अलग फाइल बना हुआ रहता अच्छा, था। अच्छा। उसमें एक वाइट पेपर होता था जिसमें आपको आंसर्स लिखने मतलब होते थे। मौखिक इंटरव्यू और लिखित दोनों? दोनों होता था, वाह, ओरल क्या और बात। रिटन दोनों। अच्छा, दोनों। उसके बाद फिर मैंने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर मुझे बोला कि स्नेल का नियम आप लिखिए। मैं लिखने लगी तो फिर बोला नहीं लिखिए मत, फॉर्मूला से समझाइए। अच्छा। एक स्टूडेंट्स को थोड़ा ये करने के लिए होता है, मतलब डाइवर्ट करने divert के करने के लिए लिए कि क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप तुरंत माइंड में वो आंसर लाने लगते हो। उसके बाद तुरंत बदल दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट घबरा जाता है। पर मैंने ऐसा घबराया नहीं था, मतलब आराम से इंटरव्यू दे रही थी। तो तुरंत स्नेल का नियम का फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर लिख दिया। उसके बाद फिर और क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हुए। फिर मुझे बहुत इजी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। थोड़े बहुत आणविक सूत्र पूछना है, जैसे जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, विरंजक चूर्ण का, और भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछना अच्छा, स्टार्ट। मतलब शुरू में क्वेश्चन थोड़ा टर्न करता है ना? Yes. वो देखना चाहता है कि कहीं रटू तोता तो हाँ, नहीं है। yes, अच्छा, अच्छा। यही। अच्छा, साइंस हुआ। उसके बाद अप्रॉक्स लगभग पर सब्जेक्ट पर आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए? कोई लिमिटेशन नहीं होता था, फिर भी? लेकिन सारे सब्जेक्ट्स मिला के मुझे 22 से क्वेश्चंस पूछे गए। 22 लगभग क्वेश्चंस। 20 से 25 के बीच में होगा ना? हाँ। 20-25 के बीच में। अच्छा, क्वेश्चंस आपको पूछ लिया गया। सभी क्वेश्चंस का जवाब वहाँ सटीक दे दी थी यस। और Confidently। कॉन्फिडेंटली पूरा दे देती। हाँ, तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली नज़र आ रहा है, आप लोग को भी शायद नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा, ये बताओ कि जब पूरा जवाब दे दी थी तो उसमें मार्किंग स्कीम तुम्हें पता चल रहा था क्या? हाँ, उसमें हर टीचर्स जिसके पास आप जाते थे वो अपना सब्जेक्ट लिख के और साइन करके आपको वेरी गुड गुड मार्क्स देते थे, रिमार्क अच्छा, करते थे। हमारा सब सब्जेक्ट में वेरी गुड था, और एक बस इंग्लिश में मेरे को गुड मिला था। अच्छा, इंग्लिश में बस गुड मिला। अच्छा, सारे सब्जेक्ट में वेरी गुड रहा। यस। तो इसका सारा ऑब्जेक्टिव, सारा शॉर्ट लॉन्ग एंड कितने देर का चला लगभग? मेरा अप्रॉक्स 45 मिनट्स का इंटरव्यू था। 45 मिनट्स। अच्छा, कितना में एंट्री की थी? मैं 10:25। 10:25 में एंट्री था और निकली थी कितना में? मैं अच्छा 11:15 में। 11:15 के आसपास, हाँ वही 45 में। चलिए, 45 मिनट का इंटरव्यू। क्लास 10वीं की छात्रा प्रिया कुमारी, जो कि इससे पूरा जिला की टॉपर रही और पूरे स्टेट टॉपर की 11वां स्थान रहा। 1 नंबर के कारण टॉप 10 में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और उसके बाद आप ये समझिए कि महज इसकी उम्र कितनी उम्र होगी अप्रॉक्स? 15 DOB क्या है? 15 years, अच्छा, 2006। 15 वर्ष की छात्रा, और ये 45 मिनट इंटरव्यू दे करके आती है और 30 टीचर के सामने फेस करती है कॉन्फिडेंटली। तो कहीं ना कहीं आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मायने ये नहीं रखता है कि आप किताबी कीड़ा कितना जानते हैं, कितना रटते हैं। तो टॉपर वेरिफिकेशन में जहाँ तक मुझे ज्ञात है और आपको भी ज्ञात है कि किसी कैंडिडेट्स का यदि रिटेन वहाँ एग्जाम्स में यदि 480 आ रहा है तो टॉपर वेरिफिकेशन में सही परफॉर्मेंस नहीं रहने के कारण मार्क्स लगता है घटाता भी है ना, घटाता भी है और बढ़ाता भी होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी है कि आप एग्जाम्स में काफ़ी बेस्ट करके आए हैं, फिर भी आपको यदि टॉप में आना है तो खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए, खुद पे एक इसका, जैसे कि इसका अभी आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो हमें जहाँ तक लगता है कि हमारे क्लास में सबसे बेस्ट इसका परफॉर्मेंस रहता है एग्जाम्स में, और कहीं ना एग्जाम्स में प्लस माइनस होता रहता है, कहीं ना कहीं ऊपर कहीं ना कहीं नीचे होता रहता है, वो सब नॉर्मल बात है।
लेकिन एक इसमें पॉजिटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इसमें बोलने की आर्ट भी है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सब सीखिए और चाहिए, क्योंकि एक हाँ अच्छा, तुम क्या मानती हो, एक चीज़ हमने देखा है, हमने गौर किया है कि पूरे इंडिया के स्टेट स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे कि यूपी का होता है, झारखंड का स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, दिल्ली का होता है ना। तो पूरे इंडिया के जितने सारे स्टेट्स हैं, तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कोई भी स्टेट टॉपर का वेरिफिकेशन नहीं करता है, सीबीएसई तक नहीं करता है। सीबीएसई भी शायद एग्जाम निकाल करके टॉपर्स घोषित कर देता है, कॉपी रिजल्ट भी कर देता है, वो नहीं जानता कि वो स्टूडेंट कैसा है। तो तुम्हारा इसमें कैसा लगता है सोचना, क्योंकि तुम टॉपर वेरिफिकेशन टॉप वहाँ से आई हो, तो तुम्हें पता है कैसा लगता है कि एग्जाम्स देने के बाद वो टॉप सिलेक्शन करने के बाद टॉपर वेरिफिकेशन से मौखिक और लिखित इंटरव्यू करता है, वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीटिंग करके बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं या फिर कुछ हाँ, और सही कारण बात, से सही होता बात है जो अच्छे हैं एकदम पढ़ने में, बहुत उनको वो हासिल करना चाहिए वो मुकाम, तो वो उससे मेरिट से पीछे रह जाते हैं उनके कारण। तो जो चीज उन्हें प्राप्त होना चाहिए क्रेडिट, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो एक वेरिफिकेशन करके वेरीफाइड कर लिया जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट उस चीज के काबिल है या नहीं। तो इससे बहुत फायदा होता है कि स्टूडेंट को सही मायने में अपना रिजल्ट, अपना प्रोग्रेस, अपने बारे में पता चलता है कि हाँ मेरे को मेरी मेहनत का फल मिला है। इसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और हमारे महोदय आनंद किशोर सर, इसमें और एकेडमिक जो रूल रेगुलेशन वेरिफिकेशन का है, इसमें तुम क्या कहना चाह रही है कि इस मतलब आगे प्रोग्रेस कंटिन्यू रहे? धन्यवाद किस तरह देना चाहती है, थोड़ा सा दे दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें फैक्ट लगता है ना। इससे होता क्या है कि आगे जा कर के बच्चे कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं या कहीं भी इंटरफेस करते हैं, जैसे तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस और अब बिल्डअप हो गया होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि हम तो वहाँ, जैसे तुम नेचुरली हो, तुम्हें लग रहा है कि कुछ है ही नहीं है, राइट। तो लेकिन जब वहाँ से स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन देने के बाद जब तुम आई हो, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप ज़्यादा होता है और बच्चों में एक प्रतिभा, अपने अंदर की प्रतिभा काफ़ी अच्छी जगती है। आपको पता चलता है कि आप किसी के सामने कम्युनिकेट अच्छे से कर हाँ। पाओगे या फिर नहीं। हाँ। आपको अपने अंदर की कमी पता चलती है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक अच्छी पहल है, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी पहल है। सभी बोर्ड से सभी बोर्ड से यूनिक है, यहाँ तक कि हम सीबीएसई बोर्ड से भी बेहतर मान रहे हैं इसको, राइट। चलिए, तो ये तो है। अब आप टॉपर वेरिफिकेशन वहाँ से आए, उसके बाद रिजल्ट आया, तो आपको क्या लग रहा था कि स्टेट टॉप में आपका क्या प्रोग्रेस रहेगा, स्टेट टॉप 10 में? मुझे लगा कि हाँ अब इंटरव्यू इतना अच्छा गया, मैंने एग्जाम इतना अच्छा दिया, तो स्टेट टॉप 10 में तो आना ही है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, अचीव करूंगी मैं। अच्छा, इतना लगा था। और मतलब कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन का जरा मूवमेंट बता दिया करो। वो कुछ मतलब कि मुझे लग ही नहीं रहा था रिजल्ट आने वाला है, मुझे कोई फीलिंग वैसा है, क्योंकि जैसे बहुत दिन से आ रहा था ऐसा नोटिस कि एक दिन बाद आने वाला है रिजल्ट, थोड़ा डिले हो जाता है, आने वाला है रिजल्ट। तो फिर मुझे कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल कोई नोटिस तो आ नहीं रहा था, तो उस समय तो मुझे लग ही रहा था कि अगर बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा तो कुछ तो ऑफिशियल नोटिस करेगा। तब तक मुझे कुछ नहीं, फिर ऑफिशियल नोटिस आया, उसके बाद लगा कि हाँ अब रिजल्ट आने वाला है। होता है, थोड़ा टेक्निकल इशू है पहले। फिर अब रिजल्ट आने वाला है, फिर भी उस दिन कुछ अलग लग नहीं रहा था, क्योंकि इतना वेरिफिकेशन करके आ गई थी, इंटरव्यू एग्जाम इतना अच्छा गया था, तो लगा कि हाँ अब अच्छा मार्क्स तो है, तभी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया वेरिफिकेशन, तो रिजल्ट तो अच्छा ही आना है, तो उसके लिए बिल्कुल डर ही कहीं ना कहीं इंटरव्यू बाकी जैसे मैंने फीडबैक लिया बाकी से स्टूडेंट से भी, तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं तुम्हारा ज़्यादा देर तक रहा, और लोगों का मानना है कि किसी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू यदि ज़्यादा टाइम तक होता है, ज़्यादा देर तक होता है, तो सक्सेस ऊपर है ना, क्योंकि आपको अपने पास वो तभी रख रहा है जब आप में क्वालिटी है, नहीं यदि क्वालिटी है तो सीधे साइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो चलिए, अब रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया थोड़ा सा पब्लिश करो। 477 मार्क्स आए मेरे, 95.4%। 95.4%। ध्यान से सुनिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत 95.4% इसकी मार्क्स रही है। स्टेट टॉपर से महज 10 नंबर कम रहा है, 2% रहा है, राइट, है ना। तो अच्छा रहा है, और स्टेट टॉप 10 से आपका एक नंबर कम, एक मार्क कम रहा है। फिर भी हमें बहुत बड़ा खुशी मिला। अब इसकी खुशी किस प्रकार हुई, और तुम सुनी होगी उस समय कि तुम डिस्ट्रिक्ट पूरे से पूरा जिला की टॉप की है, उसमें उसका मूवमेंट, उस समय का तुम्हारा क्या फीलिंग्स था जब तुम सडन सुनी
और सबसे पहले मार्क्स तुमको कहाँ से पता चला था? मेरे सर ही बताए थे। अच्छा, हम ही बता दिए थे ना। हाँ, अच्छा, मार्क्स से पता चला और उस समय तुमको कहा गया कि अरे प्रिया, तुम जिला टॉपर हो गई, जिला टॉप कर गई, है ना। मतलब सुनने को बड़ा उत्तेजना होता है, एक्साइटेशन होता है। तो हम थोड़ा सा, और बाकी लोग भी तुम्हारे फीलिंग्स को शायद वो समझे तो और वो जिला टॉप, राज्य टॉप ही करे, राइट। तो ये बताओ कि जब जिला टॉप की और डिस्ट्रिक्ट टॉप की, तो समय तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे घर और समाज आसपास में क्या मूवमेंट ऐसा हुआ होगा, क्या क्या हुआ है भाई? पहले तो हमारी फैमिली में ही हमें पता चला तो हम लोग बहुत खुश थे। पहले घर में मिठाई था, वही सब ने मेरा मुंह मीठा करवाया। और फिर मुझे गिफ्ट्स भी मिले, एक दो गिफ्ट्स भी तुरंत मिले थे। मेरी मम्मी ने ही मुझे दिया था सबसे पहले गिफ्ट, और मुंह भी मीठा करवाया था। मम्मी मुंह मीठा किए। सबसे गिफ्ट पहले क्या मिला मम्मी द्वारा? कैश। वाह, कैश मिला। और पापा से भी गिफ्ट? कैश। क्या बात है। उसके बाद फिर लोगों का आना जाना बहुत लगा रहा होगा ना। बहुत। ये देखिए, जानना जरूरी है, क्योंकि जिला टॉप करने के बाद का जो रणनीति, जो खुशी होता है, वो आप लोग को ज़बरदस्ती नहीं मिल सकता है। और जो हैप्पी होता है, जो खुशियाँ होती है, उसको खरीदा भी नहीं जा सकता है, जहाँ तक हमारा मानना है, राइट। तो उसके बाद लोगों का आना जाना एकदम सिलसिला जारी रहा होगा, लगता होगा। कैसा लग रहा था कि मतलब हम क्या करें? अच्छा लग रहा था, खुशी बयां ही नहीं हो रहा था, सबका अच्छा, आना अच्छा। जाना लग रहा था। मतलब अपना खुशी तो जाहिर ही नहीं कर पा रहे थे। और हमें लग रहा है कि आज तक मतलब कि आदमी कोई भी आसपास के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो लोग अगर जानते भी नहीं थे, वो लोग भी आज मेरा चर्चा कर रहे हैं बाजार में, सब जगह। हाँ। इतना खुशी मिलता है। हाँ, दरअसल ये बरबिया प्रखंड, बरबिया बाजार से ही है। और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? किराना का दुकान है उनका। लॉकडाउन में किराना का दुकान हुआ है, पहले दाल मिल था। अच्छा अच्छा, किराना का दुकान है। मतलब पापा से तो फिर ज़्यादा देर तक इंटरफेस होती भी नहीं होगी तुम ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा किससे तुम डरती हो, मम्मी से या पापा से? किसी से नहीं। किसी से नहीं डरती है। अच्छा, गार्जियन का क्या रोल रहा तुम्हारे? गार्जियन का बहुत रोल। पापा तो बिजनेस में ही रह जाते थे, लेकिन फिर भी मोटिवेट करते थे कि अगर कभी पढ़ नहीं रही थी तो पढ़ो, जा कर के एग्जाम आ रहे हैं। उसके मम्मी, मैं जितना भी क्वेश्चन है सर, क्योंकि आपको होता है कि आपको याद कर लो, लेकिन अगर आप किसी को सुनाओगे तो आपको और लगता है कि हाँ मुझे ये चीज याद हो गया। अच्छा, तो मतलब जो याद करते थे वो अपनी माँ को सुनाती थी? हाँ। और माँ सुनती थी? हाँ। तो घर का खाना कौन बनाते थे जी? सुनने में कितना टाइम लगता है। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे कि कोई भी विद्यार्थी सफल होने में अकेला कोई भी संस्थान, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, संस्थान के कोई टीचर को नहीं पूरा रोल लेना चाहिए। टीचर के साथ साथ गार्जियन का एक गाइडलाइन यदि कंटिन्यू रहेगा, तब जाकर के वो स्टूडेंट सफल होगा। इसका हम देखें, एग्जाम्पल भी हम देखें, और इसके घर में गार्जियन से भी मैंने बात किया तो एक बड़ा पॉइंट निकला था कि आजकल जो आप लोग देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। किताब से पढ़ के कुछ नहीं है, टीचर से पढ़ के कुछ नहीं है, और एक आपका गार्जियन जो गाइडलाइन है, गार्जियन जो आपको सपोर्ट कर देंगे, उससे पढ़ करके मोबाइल या कोई भी सोशल मीडिया, जहाँ तक मेरा मानना है और इसका भी हम फीडबैक लिए हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कर सकता है। क्योंकि पुराना रणनीति भी, और भारत तो विश्व गुरु रह चुका है। जब उस समय मोबाइल तो आजकल का हुआ है, पहले के ज़माने में रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, कुरान लिखा गया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया से रहना चाहिए, लेकिन बच्चों को बहुत कम उम्र में, गार्जियन को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि बच्चों को बहुत कम उम्र में सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन से काफ़ी दूर रखना चाहिए। क्योंकि ये उम्र जो होता है भटकने का ज़्यादा उम्र होता है। तो ये बहुत शायद लगता है, हमें पता चला है कि तुम 1 ईयर तक मोबाइल से बिल्कुल डिस्टेंस थी, राइट, है ना। बस यूट्यूब में थोड़े बहुत क्लास, जैसे भैया का लॉकडाउन हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, बस वही है। हाँ, जब हम 2-3 महीने का लॉकडाउन था तब, तो उस समय, और उसके बाद तो एकदम बिल्कुल व्हाट्सएप, उस समय भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मैं शुरू से नहीं चलाती थी, इंस्टाग्राम भी नहीं, बस व्हाट्सएप थोड़ा सा अपने फ्रेंड से यूज करती थी, तो वो भी 10th से मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, वो मेरा भी मन करता था कि मैं देखूं, तो वो सबसे बड़ा ये करती, मेरी मम्मी मुझे रोकती थी, मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करती थी, रोकती थी कि नहीं मोबाइल मत देखो। तो इनकी मम्मी को बहुत ही प्रणाम, और हम चाहते हैं कि इनकी मम्मी के जैसा सभी की मम्मी हो और सभी के गार्जियन होते। दरअसल सबकी माँ बहुत पवित्र है, बट बच्चे उस अनुसार
तुम मम्मी की बात मान ली तब तो इतना सही हुआ। यदि कोई कैंडिडेट्स रहते हैं जो अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं तो उसे माँ का रोल नहीं दिखता है ना, माँ करना चाहती है। तो हम देखिए इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ सब तक पहुँचाएँ कैसे, क्योंकि 24/7 आवर हम सेवा में लगे हुए रहते हैं बच्चों का कि किसी तरह बेस्ट हो। तो हम 100 से 150 से 200 बच्चे तक कोई बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कुछ आप जब वीडियो अच्छे से देखिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे सीखने को मिलेगी और उस चीज़ को सीखिए, क्योंकि सीखना सभी से चाहिए। सीखने में कभी भी उम्र का दायरा ना रखिए, चाहे आप क्यों ना बड़े हो, चाहे आप क्यों ना एक क्लासमेट हो, चाहे आप क्यों ना छोटे हो, सभी से सीखिए, क्योंकि सीखने से आपको सीखने में किसी की उम्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बहुत फिर से मैं कह रहा हूँ तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमारा इस ज़िला में ही नहीं मतलब अदर क्या कहता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमें फ़ोन आया है कि ज़िला टॉप की है और ज़िला टॉपर प्रिया कुमारी लाई है, काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारा संस्थान की तरफ से बहुत बहुत तुमको आगे बढ़ने का हम देते हैं आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। ठीक है, एक मेरा बर्ड रहता है और हमेशा से रहता है, शायद ये भी जानते हैं कि हम आशीर्वाद कैसे देते हैं। क्लास में भी हमेशा देते हैं कि जितनी मेरी सांसें चलती रहेगी उसके लख लख गुना लाख लाख गुना तुम पर आशीर्वाद है। क्योंकि जहाँ तक मेरा भी मानना है कि एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो किसी के भी खुशी से जलन नहीं करता है, और खासकर अपने विद्यार्थी की खुशी से बिल्कुल नहीं, है ना। वो चाहता है, क्योंकि एक शिक्षक, मेरी खुशी देखिए और ज़्यादा हुआ क्योंकि हम कोई एग्ज़ाम में क्रैक करके नौकरी कर लिए, उससे ज़्यादा हमको खुशी तब मिलता है जब हमारा स्टूडेंट हमें ही हरा दे, राइट। और जब मतलब मुझे ही यदि हरा देता है और हमसे ही ज़्यादा यदि मार्क्स ले आता है तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी मिलता है, और इसका तो खैर एकदम रिलैक्स फील होता है और बहुत ही सुकून मिलता है कि हाँ हम 365 दिन कुछ किए हैं, है ना। तो चलो बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा प्रश्न है जो सब लोग करते हैं और मैं भी करना चाहता हूँ कि ये जो क्लास 10th में इतना मेहनत की है, उस तो एक तुम्हारा एम दिमाग में कब आया और क्या वो एम अभी भटका है या आगे भटकाने वाली है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है, आगे आगे बढ़ना क्या चाह रही हो? मैं आगे सीएस बनना चाहती हूँ। CS मीन्स क्या? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। ये किस डिपार्टमेंट से जा रहा है? कॉमर्स। कॉमर्स विभाग से जाता है। अच्छा, मतलब बहुत सारे हम टॉपर्स को देखते हैं कि साइंस लेता है। अपना अपना रुचि है, मेरे को ऐसा नहीं है साइंस में। कहाँ बहुत सारे टॉपर्स तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि हम IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, राजनेता बनेंगे। एक नया नया चल रहा है अभी है पॉलिटिशियन, राजनेता बनेंगे, है ना। मतलब SP बनेंगे, DSP बनेंगे। ये मेरा भी 8-9 तक मेरे को भी लगता था कि मैं IAS बनूं। मैं सर को बहुत बार बोला भी है कि मैं IPS बनना चाहती हूँ, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, तो DM ये बनना चेंज कैसे, चाहती हूँ। कब हुआ चेंज ये? फिर जब 10th में आई तो मैं बोला कि नहीं, मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए जो अच्छा। लाइफ टाइम के लिए रहे। एक सिक्योर जॉब के लिए मैंने कॉमर्स के लिए चुना। अच्छा, CS। उसमें तुम मतलब लोगों का कंपनी सेक्रेटरी बनेगी, तो कोई भी इंसान का एक एम होता है। जैसे मैं, हम तो अभी तक सेवा ही करते आ रहे हैं, आगे भी सेवा करेंगे। तो एक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में तुम लोगों को सेवा कैसे करेगी, किस आधार पर करेगी? एक कंपनी सेक्रेटरी बन करके क्योंकि मैं कोई भी जॉब करता है उसका 2 एम होता है, एक पैसा होता है, एक सेवा होता है, और एक होता है दोनों चीज। तो तुम्हारा क्या है? रुपया? दोनों चीज। सेवा कैसे करेगी कंपनी CS बन करके? पहले तो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करूंगी कि हाँ आप मीडियम फैमिली से भी होगे, मिडिल क्लास फैमिली से होके भी कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास सिर्फ एक कॉपी कलम किताब चाहिए होता है पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए। उसमें आप पढ़ के कुछ भी बन सकते हो। चलिए, अच्छा लगा इंटरव्यू ले करके आपसे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे तुमसे, इस बच्ची से कुछ सीखें आप लोग भी, और डायरेक्शन दें, और आप लोग जो भी बड़े लोग भी सुन रहे हैं इसे शुभ आशीर्वाद दें कि अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करें। और कहीं भी किसी भी प्रकार को आप लोग को दिक्कतें होती है मैट्रिक एग्जामिनेशन से, और मैं वादा करता हूँ कि स्टेट टॉपर तक में भी आपको बनने का एक लक्ष्य है, एक एम है, एक जज्बा है, तो आप ज़रूर आइए और ज़रूर हमसे मिलिए और ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। सब डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर है, तत्पर हैं। और तुम एक कोई छोटा सा कोई लोगो बच्चों के सामने जो कि सुने तो लगे कि हाँ, कि मतलब कि हमें कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ ऐसा है, कुछ अपना वर्ड की लगे कि ये ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी
कि आप जब मैंने 10th क्लास में जब मैं ज्वाइन की थी, जब मतलब मैं स्टार्ट हुआ था 10th क्लास, तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी भी हाल में अपना रैंक बहुत अच्छा लाना है। और इसके लिए मैंने पहले सोचा कि मैं अपना कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना और फैमिली फंक्शंस अटेंड करना और शादी में जाना बहुत दिन के लिए बंद कर दूंगी। और अगर मैं एक भी दिन क्लास मिस करती थी तो सर कॉल भी कर देते थे जैसे तबीयत खराब हुआ कुछ कारण अच्छा। कि क्यों नहीं आई क्लास, तो उससे भी मोटिवेट हुआ कि मुझे क्लास मिस नहीं करना है। और इसलिए मैं चाहूँगी कि आप क्लास सर के अटेंड करें, डेली ज्वाइन करें ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर को, और सर के क्लास लेक्चर्स डेली अटेंड करें, तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आप मानेंगे नहीं, मैंने अपनी मतलब मेरी ममेरी बहन थी, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग का उनसे लगाव था, मुझे उनके शादी का बहुत ज़्यादा थी कि मैं उनके जाऊँगी, लेकिन और दिसंबर मंथ में उनका शादी था, मैं भी इतना रोई लेकिन वो भी इतना रोई, लेकिन मैंने उनका अटेंड शादी करने से मना अच्छा, कर दिया, शादी गई अटेंड नहीं। नहीं की तो उस समय तो थोड़ा सा उनको लगा होगा, बैड बुरा लगा होगा लगा, थोड़ा। फिर मैं सोचा कि अगर आज इनको लग रहा है, लेकिन जब मैं कुछ कर जाऊंगी, जब अच्छे मार्क्स अच्छा, तो आज वही रिजल्ट लोग आने खुश के बाद होंगे। रिजल्ट आने के बाद कैसा हुआ फिर? वो इतने खुश थे, इतने खुश, जीजू भी इतने खुश, मेरे को चलो, बधाई दे क्या रहे थे। बात है। तो उसी मूवमेंट के लिए मैंने शादी को स्किप किया। मैंने यही सोचा कि अगर आज मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगी तो वो लोग ही सबसे ज्यादा खुश होंगे। चलो, कहीं ना कहीं मैं भी इससे बहुत कुछ सीखा हूँ, आप लोग भी सीखें, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमें बहुत खुशी मिलेगा कि कहीं ना कहीं उसे हमें सेवा देने का मौका मिलेगा। और मैं फिर से तहे दिल से तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, मैं मोहन कुमार, धर्मशाला रोड, माहौरी मंडल, बरबीघा, शेखपुरा। और जिला टॉपर फिर से बोल रहे हैं, जिला टॉपर शेखपुरा, जिला टॉपर 477 मार्क्स 500 में। ठीक है, और इस लड़की का नाम है प्रिया कुमारी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची का जो भी नेचुरली पर्सनली जो इसका निकला है 1 ईयर का, वो जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू। अंत में एक शायरी बोलना चाहूंगी हाँ? कि अगर जिंदगी जीना है तो फूल बनकर मत जियो, अगर जिंदगी जीना है तो फूल बनकर मत जियो, क्योंकि खिलते ही बिखर जाओगे। अगर जिंदगी जीना है तो पत्थर बनकर जियो, अगर किसी दिन तराश लिए गए तो भगवान बन जाओगे। क्या बात, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय बाय कर दो, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।